हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो आज हम करने वाले हैं डीके इक्वेशन। हमारा चल रहा है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसमें हम करने वाले हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डीके कांस्टेंट। प्रीवियस क्लास में हमने रेडिएशंस के बारे में किया था, अल्फ़ा बीटा एंड गामा के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन is directly proportional to number of atoms present in that element। डिसइंटीग्रेट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का रिड्यूस होना, कम होना। ठीक है, टाइम के संग क्या होता है? रिड्यूस होगा। जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? रेडिएशंस को एमिट करेगा, तो वो क्या होगा? रिड्यूस होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो ये वो वर्ड है डिसइंटीग्रेशन। क्या होगा? माइनस dN/dt। टाइम के संग क्या होगा? सब्सटेंस क्या होगा? रिड्यूस होगा, कम होगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एटम्स जो उसमें प्रेजेंट हो। सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो उसका। डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? माइनस dN/dt इक्वल्स इस लैम्डा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम किस में चेंज कर देंगे? लैम्डा n में। ठीक है, ये जो लैम्डा है आपका, ये क्या है? यही है आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इस लैम्डा को कई जगह, कई बुक्स में के से भी डिनोट किया गया है। ठीक है, के से भी डिनोट किया गया है, तो ये सेम चीज़ है आपका। इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी छोटी सी डेरिवेशन देख लेते हैं। अब क्या करेंगे? इस n को इसके नीचे ले आएंगे और dt को इधर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस dN/n। n को इधर ले गए और dt को इधर। ये हो गया आपका लैम्डा t। अब क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? log n। 1/n का डिसइंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? log n आएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आता होगा आपको। और ये हो गया आपका लैम्डा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा t प्लस में क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे? t इक्वल्स टू 0 पे देखेंगे। t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n0। n0 क्या है? इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो पहले था वो सब्सटेंस के अमाउंट, और जो रिड्यूस होने के बाद सब्सटेंस बचेगा वो होगा आपका n। ठीक है, n0 क्या है? इनिशियल अमाउंट, और n क्या है? आपका रिड्यूस्ड अमाउंट। ठीक है, रिड्यूस्ड होने के बाद जो बचेगा वो है। अब क्या होगा? इस चीज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? t रखेंगे 0 तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0, और यहाँ से आ जाएगा c की वैल्यू, तो ये हो जाएगा log बेस टू द पावर n। n की जगह क्या हो जाएगा? n0। n की जगह n0। लैम्डा t की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0, और ये हो गया c। ये आ गई c की वैल्यू।
अभी c की वैल्यू को अगेन इसी इक्वेशन में पुट कर दो। लैम्डा टी अगेन हो जाएगा प्लस में c की जगह पे क्या रख देंगे, log बेस टू द पावर n नॉट। ठीक है, इसको क्या ले आएंगे यहाँ पे, log n माइनस log n नॉट इक्वल्स टू लैम्डा टी। ये डेरिवेशन करा रही हूँ, हमें तो मेनली फॉर्मूले से मतलब है। ठीक, अब इसको a माइनस बी, log a माइनस log b क्या होता है आपका, log a अपॉन b, यही होता है ना log a माइनस log b, लैम्डा टी। अब क्या होगा, ये log इधर जाएगा, ये log को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, e लैम्डा टी, e की पावर लैम्डा टी। और इसको कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर लैम्डा टी। ये आ गई आपकी मेन इक्वेशन, जो कि है आपका डी के इक्वेशन, डी के इक्वेशन। इज इट क्लियर? इस इक्वेशन को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा बहुत। क्लियर? और इसी का यूज़ करके हम निकालेंगे हाफ लाइफ टाइम पीरियड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का आता है हाफ लाइफ पीरियड पे। ठीक है, आता है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इट इज़ द टाइम आफ्टर which number of atoms left half of the initial amount of atom। मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n नॉट बाय 2, यानी कि जो रिड्यूस्ड अमाउंट है जब वो हाफ रिड्यूस्ड हो जाए, इनिशियल जो अमाउंट है उसका हाफ रिड्यूस्ड हो जाए, उसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। उसमें जो टाइम लगता है, हाफ रिड्यूस होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक, अब हमने क्या इक्वेशन की थी, n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर लैम्डा टी, यही किया था हमने डी के इक्वेशन। बात समझ आ गई कि मतलब जो अमाउंट होती है आपकी, इनिशियल जो अमाउंट होती है वो कितनी रिड्यूस्ड हो जाए, हाफ रिड्यूस्ड हो जाए। हाफ रिड्यूस्ड होने में जितना टाइम लगता है वो होता है आपका हाफ लाइफ पीरियड। ठीक, अब क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, हाफ हो जानी चाहिए, इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाना चाहिए। इनिशियल अमाउंट क्या था आपका n नॉट, और इसका हाफ हो जाना चाहिए रिड्यूस्ड अमाउंट, उसमें जो टाइम लगेगा लैम्डा टी। n नॉट से n नॉट कैंसिल, ये हो गया 1/2 e की पावर, यहाँ माइनस में लैम्डा आएगा। ठीक है, वहाँ पे करेक्ट कर लेना, माइनस में लैम्डा आएगा, क्योंकि माइनस में dn/dt चल रहा था ना, तो नेगेटिव का साइन साथ लेके चलना, माइनस लैम्डा टी 1/2, ये माइनस में है तो इसे रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं e लैम्डा टी। ठीक है, अब इसको और क्या कर सकते हैं हम, e लैम्डा टी इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल में है ना, e लैम्डा टी इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हैं। अब इसका क्या ले लेंगे, लॉग, टेक लॉगरिदम, तो क्या हो जाएगा ये लॉग e लैम्डा टी इक्वल्स टू लॉग 2। अब लॉग e की पावर लैम्डा टी, ये क्या होता है लैम्डा टी, ये पावर क्या आ जाएगी आगे, और पीछे क्या रह जाएगा लॉग e।
ठीक है, ये बेस में है ई, log ई। और log 2 की क्या वैल्यू होती है, फिक्स होती है 0.693। आई होप कि आपको log देखना आता होगा। अब क्या करेंगे, लैम्डा टी मल्टीप्लाई log ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये फिक्स होती है। log ई की वैल्यू क्या होती है, 1। ये हो गया 0.693। यहाँ से जो टी चल रहा है वो टी हाफ चल रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड कर रहे हैं, हम आधे टाइम की बात कर रहे हैं, तो टी हाफ कर देंगे। ये हो गया आपका 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। ये है आपका फॉर्मूला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एकदम रट लेना है इसको, ठीक है, लर्न कर लेना। इसका यूज़ करके बहुत न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। और यहाँ पे लैम्डा की जगह कई बार के भी यूज़ किया हुआ है कई बुक्स में, ठीक है। तो एक ही बात है, ये है आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा या फिर के क्या है आपका, डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिया है डिसइंटीग्रेशन या फिर डीके कांस्टेंट तो वो है आपका लैम्डा या फिर के। क्लियर, इजी है, डेरिवेशन है, मेन याद रखना है आपको फार्मूला। एक फार्मूला और याद रखना है आपको, ये वाला a बाय ए नॉट इक्वल्स टू n बाय एन नॉट इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। और यहाँ पे n क्या होता है, या फिर इसको कर लो t डिवाइडेड बाय t हाफ, t डिवाइडेड बाय t हाफ, ठीक है। और इस t डिवाइडेड बाय t हाफ को कहते हैं n, ठीक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो ये होगा t डिवाइडेड बाय t हाफ, और t हाफ क्या होता है, n। यहाँ पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड्स। n क्या है आपका, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। कितने हाफ लाइफ पीरियड्स होंगे उसको जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। टी हाफ तो आपका क्या है, हाफ लाइफ पीरियड या फिर टाइम, हाफ लाइफ टाइम। एंड टी क्या है आपका, टोटल टाइम। जो भी आपको टोटल टाइम गिवन होगा वो है। इज इट क्लियर। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। इसमें ए क्या है आपका, ए या फिर एन, ये होता है आपका रिड्यूस्ड होने के बाद, जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है उसके बाद की जो अमाउंट रहती है वो आपका ए और एन होता है, ठीक है। रिड्यूस्ड अमाउंट या फिर एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव सारा प्रोसेस है, तो रिड्यूस्ड होने के बाद की जो एक्टिविटी है वो है। और ए नोड या फिर एन नोड, ये आपका होता है इनिशियल एक्टिविटी या फिर अमाउंट, ठीक है। ये इनिशियल को शो करता है और वो रिड्यूस्ड को शो करता है। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि जब न्यूमेरिकल में गिवन हो तो आपको पता हो कि किस चीज़ की वैल्यू गिवन है। इज़ इट क्लियर। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। एक फार्मूला और देखेंगे जो कि है आपका एवरेज लाइफ पीरियड, एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अगर एवरेज लाइफ टाइम निकालना हो, एवरेज लाइफ पीरियड निकालना हो, इसको डिनोट करते हैं टाउ से। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। एवरेज लाइफ क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और अगर हमें इसका हाफ लाइफ पीरियड से रिलेशन निकालना होता है तो ये होता है 0.693 टाउ। टी हाफ और एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड और एवरेज लाइफ पीरियड, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे फॉर द न्यूमेरिकल। टी हाफ
एवरेज लाइफ का कितना होता है 0.693। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूलेज थे। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसकी मेनली 3 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवर किसने किया था? क्वेश्चन ये भी पूछा गया एक बार, किसने डिस्कवर किया? ये है एंटोनी हेनरी, ये है बैक्यूरेल, ठीक है। क्यूरी नहीं थे, क्यूरी अलग थे, एंटोनी हेनरी बैक्यूरेल, इन्होंने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी के। क्लियर? 3 यूनिट्स होती हैं। एक है आपका 1 क्यूरी, इट इज़ डिनोटेड बाय CI, ठीक है, CU नहीं CI। ये होता है आपका 3.7 × 10⁻10 DK पर सेकेंड, ठीक है। इन यूनिट्स को आपको याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल, और कैसे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं। सेकंड होता है आपका रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड, डिनोटेड बाय RD। ये होता है आपका 10⁻6 बैक्यूरल, 10⁻6 बैक्यूरल, 1 × 10⁻6 बैक्यूरल, क्योंकि ये 1 DK पर सेकेंड होता है, और 1 DK पर सेकेंड में अगर बैक्यूरल के संग इसको रिलेट करेंगे तो ये होता है 10⁻6, ठीक है। इनको एज इट इज़ याद कर लेना है। ये न्यूमेरिकल में भी यूज़ हो सकते हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रदरफोर्ड और बैक्यूरल के बीच में, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्यूरी की वैल्यू पूछ सकते हैं, 1 क्यूरी कितने DK पर सेकेंड के इक्वल होता है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट वन जो कि है आपका बैक्यूरल, डिनोटेड बाय BQ। असल में यही है मेन यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अगर आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो ये है आपकी SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है तो तीनों ही यूनिट हैं रेडियो एक्टिविटी के, लेकिन SI यूनिट जो है अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो है आपका बैक्यूरल, ठीक है, 1 बैक्यूरल। 1 बैक्यूरल क्या होता है? 1 DK पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना DK होता है यानी रिड्यूस्ड होता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना DK होता है उसे कहते हैं 1 बैक्यूरल। और 1 बैक्यूरल 1 क्यूरी से कितना होता है? 3.7 × 10⁻10 DK पर सेकेंड। 1 DK पर सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? BQ, बैक्यूरल। क्यूरी एंड बैक्यूरल के बीच का रिलेशन याद रखेंगे, 1 क्यूरी = 3.7 × 10⁻10 बैक्यूरल। DK पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे? बैक्यूरल, क्योंकि 1 DK पर सेकेंड क्या होता है आपका? बैक्यूरल। क्लियर है? ये तीनों ही फॉर्मूले यूनिट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है जो कि आपका है हाफ लाइफ पीरियड पर। क्वेश्चन देखते हैं, द एक्टिविटी ऑफ हेयर ऑफ इजिप्शियन मम्मी इज़ 7 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, एक एक्टिविटी दी है, इजिप्शियन मम्मी है जिसका हेयर का डिसइंटीग्रेशन दिया। जो हेयर्स हैं वो एक टाइम के बाद तो डिसइंटीग्रेट होगा ही, ठीक है, रिड्यूस्ड होगा, तो वो आपको दिया हुआ है। द एज ऑफ मम्मी, एज ऑफ मम्मी यानी कि आपको टाइम से पता चलेगा कितना टाइम, उससे पता चलेगा कि कितनी एज होगी उस मम्मी की।
तो ये सब दिया है। और आपको फ्रेश सैंपल का डिसइंटीग्रेशन कितना दिया है, फ्रेश सैंपल यानी कि इनिशियल अमाउंट, ठीक है। फ्रेश का मतलब अभी रिड्यूस्ड नहीं हुआ है, रिड्यूस्ड नहीं हुआ है यानी कि इनिशियल अमाउंट है। और इनिशियल अमाउंट को हम किससे शो करते हैं, एन नॉड से। इज इट क्लियर? फ्रेश सैंपल यानी कि रिड्यूस्ड नहीं हुआ है यानी कि वो इनिशियल अमाउंट है, जो कि आपको दे रखा है 14 डीके पर मिनट पर ग्राम। इज इट क्लियर? टी हाफ आपको गिवन है 5770 ईयर्स, और आपको एक्टिविटी ऑफ हेयर डिसइंटीग्रेशन का दे रखा है, यानी कि आपको रिड्यूस्ड होने के बाद का अमाउंट भी दे रखा है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद की अमाउंट दे रखी है, वो है आपका 7 डीके पर मिनट पर ग्राम। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रीड करना है, और उसमें आपको ज़्यादातर कन्फ्यूज़न कहाँ होगी, एन और एन नॉड को देखने में ही गड़बड़ होगी, तो ध्यान से देखना, ठीक है। ज़्यादातर इनिशियल अमाउंट ज़्यादा वाला होगा, जो ज़्यादा वैल्यू दे रखी है वो इनिशियल अमाउंट होगी, तभी तो रिड्यूस्ड होके कम होगी, तो रिड्यूस्ड वाली कम होगी, ठीक है, इनिशियल वाली ज़्यादा होगी। क्लियर? और टी हाफ वगैरह आपको सब पता चल जाएगा। ओके, अब आपको टी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला किया था, n इक्वल्स टू एन नॉट 1/2 की पावर t डिवाइडेड बाय t हाफ। ये फॉर्मूला भी हमने किया था, n को यहाँ पे नीचे ले आएंगे, n नॉट हो जाएगा ये तो। क्लियर? फिलहाल इस चीज़ को हम और क्या लिख सकते हैं, t को और t हाफ को क्या लिख सकते हैं, हम n भी लिख सकते हैं। यही करवाया था मैंने अभी फॉर्मूले में। तो आपको सारी वैल्यू गिवन है यहाँ पे। n कितना है आपका 7, n नॉट कितना है 14, 1/2 की पावर n। यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये हो गया 7/14, 1/2 की पावर n। ये हो गया आपका, ठीक है, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। ये 1/2, ये भी 1/2, इसकी पावर क्या होगी 1, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 1 होगी। ये चीज़ तो आपको करना आता होगा ना। यहाँ पे कई बार चेंजेस आएगा, अगर 1/8 आ जाता तो हम क्या लिखते 1/2 की पावर 3, तो n की वैल्यू क्या आ जाती 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। आप सिंपल दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो। n क्या था आपका t डिवाइडेड बाय t हाफ। आपको t कैलकुलेट करना है, n कितना आ गया आपका 1, और t हाफ कितना गिवन है आपको 5770। ये हो गया आपका t। यही पूछा गया एज ऑफ मम्मी। एज निकालने का मतलब आप टाइम निकालो, ठीक है, टाइम निकालो। तो ये हो गया आपका 5570 ईयर, यानी कि आपकी एज ऑफ मम्मी भी सेम ही आ रहा है जितना आपका हाफ लाइफ पीरियड था। क्लियर? हर बार सेम नहीं आएगा, याद रखना। इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू चेंज होगी तो t की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ये तो n की वैल्यू 1 थी इसलिए सेम आ गया। इज इट क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन था, और इसी टाइप का हाफ लाइफ पीरियड पे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टाइप का है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आपको जनरली टीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन करते हैं हम, द डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट का मतलब क्या गिवन है आपको, लैम्डा, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट गिवन हो या फिर डीके कांस्टेंट। तो यानी कि आपको वैल्यू गिवन है लैम्डा की इज़ 1.37 इंटू 10 की पावर -11 पर सेकेंड। अ सैंपल ऑफ रेडियम एंड एक्टिविटी ऑफ 1.5 मिली क्यूरी विल कंटेन हाउ मैनी एटम। तो हमने डीके इक्वेशन की थी। डीके इक्वेशन क्या था आपका, dN/dt माइनस इक्वल्स टू लैम्डा टी।
मैंने आपको जो पहले डी के इक्वेशन कराया है वहाँ पे मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा पाई हूँ माइनस लैम्डा टी पे, ठीक है। ई की पावर माइनस लैम्डा टी होगा, तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। बाद में मत बोलना कि मैम ये गलत है, मैं पहले ही बता रही हूँ, वहाँ पे करेक्ट कर लेना। चलिए, अब इसमें लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, क्लियर। लैम्डा की वैल्यू गिवन है, माइनस डी एन बाई डी टी की वैल्यू है 1.5 मिली, यहाँ पे सॉरी एन आएगा, ठीक है। लैम्डा एन था ना, नंबर ऑफ एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। तो इस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, विल कंटेन एटम, यानी कि कितने एटम उसमें होंगे, यानी कि हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एन। तो माइनस डी एन अपॉन डी टी की वैल्यू हमें गिवन है, डी एन अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है एक्टिविटी की 1.5 मिली क्यूरी। अब सबसे पहले इस मिली क्यूरी को क्या करोगे, चेंज करेंगे। तो ये 1.5 मिली में कितना होता है, 10 की पावर -3, मिली में कितना होता है 10 की पावर -3, और क्यूरी में कितना होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है, बैक्यूरल। इज इट क्लियर। स्टैंडर्ड यूनिट में इसको चेंज करेंगे हम, मिली को और क्यूरी को किस में करेंगे, बैक्यूरल में, ओके। और लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 1.37 इंटू 10 की पावर -11 पर सेकेंड। इसको इसमें पुट कर दो, सिंपली इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 और 10 7 मल्टीप्लाई 3.7। इज इट क्लियर। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1.37 इंटू 10 की पावर -11, और क्या कैलकुलेट करना है हमें, एन। अब एन कैलकुलेट करना है, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 1.3 इंटू 10 की पावर -11 पर सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, क्लियर। कैलकुलेशन है सिंपल, और ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, एन की। तो सॉल्व जब करेंगे इसको आंसर आएगा आपका अप्रॉक्सीमेट 4.1 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। -11 और 7 18 आ जाएगा, और पूरा डिवाइड करेंगे तो 4.1 आ जाएगा, यही आ गया आपका एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन एनी एलिमेंट। और आपको यही बताना था कि रिड्यूस्ड होने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो कितने हैं आपके 4.1। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि दिया क्या क्या गया है। अगर आपको पता है कि क्या क्या गिवन है और पूछा क्या गया है और फॉर्मूला, बस ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं, क्लियर। तो आपका ये यूज़ होगा फार्मूला। सारी वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, सिंपल कैलकुलेशन है। इज इट क्लियर। तो हाफ लाइफ और डी के इक्वेशन दोनों पे मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया है, और जब ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे आपके प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे और भी क्वेश्चंस की। इज इट क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इसमें या कुछ समझ ना आया हो तो मुझे बताते रहें आप, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।